हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान इन्फिनिटी में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 की जो आपकी बुक है विज्ञान, उसका चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यानी आप जानते हैं जो हमारे भारतवर्ष में 55 से लेकर 65% लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, जो ये कृषि है इसके थ्रू हम कैसे फसल का उत्पादन करते हैं, कौन सी फसल किस सीज़न में होती है और उसे हम कैसे उगाते हैं और फिर उसका हम मैनेज कैसे करते हैं, यानी उसे हम उसका प्रबंध कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली ओर भूजो है, वो अपने चाचा के घर गए और उन्होंने कुछ औजार देखे, खुरपी, दराती, बेलचा, हल। तो आप में भी से ज़्यादातर लोगों ने ये सारे जो औजार हैं जो कृषि में यूज़ होने वाले हैं, इन सबको सब देखे होंगे। हल को तो ज़रूर देखा होगा, बेलचा, दराती, खुरपी, इन सारे औजारों को आप लोगों ने भी देखा होगा। हमने पढ़ रखा है कि जो सभी सजीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये अपना भोजन किस तरह बनाते हैं हमने 7th क्लास में पढ़ा था। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। तो जंतुओं को भोजन का स्रोत क्या है? तो आपको पता है जंतुओं का हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो जीव जंतु हैं उनके भोजन का स्रोत क्या है? पेड़ पौधे। ये वो पेड़ पौधे पर ही डिपेंड करते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सभी सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करता है। तो आपको पता है हम भोजन जब करते हैं तो उससे हमें क्या ऊर्जा मिलती है, उससे हम उसका पाचन करते हैं, उससे हम ऑक्सीजन भी मिलती है। आप अपना भोजन पौधा अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हमने ये पढ़ रखा है कि जो भोजन प्राप्त करते हैं वो हम पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बूझो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम सभी जीवों को क्या भोजन की आवश्यकता होती है। और ये हमारे पता है हमारे भारत देश पॉपुलेशन के मामले में 2nd नंबर पे। अगर हमें सभी लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में, जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन प्राप्त हो सके। यहाँ पर भी दे रखा है एक बड़ी जनसंख्या को अगर आपको भोजन प्रदान करना है तो आपको क्या है? बड़ी मात्रा पे उत्पादन करना पड़ेगा, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर ये सब आप करेंगे जब भी हम सभी को क्या है भोजन मिल पाएगा। अब यहाँ पर फसल की डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि जब एक ही किस्म के पौधे जब एक ही स्थान पर बहुत बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये समझ लो खेत है, अगर हम इस खेत में सिर्फ और सिर्फ हम गेहूँ उगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गेहूँ उगाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? फसल कहलाएगी। अगर इसी खेत में अगर हम सिर्फ और सिर्फ चावल उगाएंगे तो वो क्या है? चावल की फसल कहलाएगी। अगर और कोई अनाज अगर हम सिर्फ एक ही अनाज एक ही बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ की खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो आपको याद रखना एक बड़े स्तर पर यानी बड़े खेत में जब एक ही किस्म के फसल उगाए जाते हैं, जैसे गेहूँ सिर्फ और सिर्फ गेहूँ है तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि जो फसलें हैं वो क्या होती है? विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की। जैसे अन्न, सब्जियाँ, फल। अन्न क्या होती हैं? जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, ये अन्न में आ गए। और ये जितने भी फसल है ये हम ऐसे ही नहीं उगा सकते, इन्हें हम मौसम के अनुसार उगाते हैं। इन्हें हम उसी के आधार पर वर्गीकृत यानी पार्टों में डिवाइड करते हैं कि इस सीज़न में हम ये उगा सकते हैं, इस सीज़न में हम दाल उगाएंगे, इस सीज़न में गेहूँ, इस सीज़न में चावल। यहाँ पर क्या दे रखा है? भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। जैसे आप देखते हो अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा? पहाड़ी वाला क्षेत्र दिखेगा और ठंडा दिखेगा। और अगर आप यहीं पर राजस्थान में आ जाओ तो राजस्थान में आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको रेत और गर्मी दिखेगी। इसी तरीके से अगर आप मेघालय के साइड जाते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वर्षा दिखती है। तो आपको देखते हो अगर भारत क्या है एक बहुत बड़ा देश है, उसमें क्या है हर क्षेत्र अगर आप जाओगे तो वहाँ की जलवायु में क्या है? जलवायु परिस्थिति आपको अलग अलग दिखेगी। कहीं पर ठंड दिखेगा, कहीं पर गर्मी, कहीं पर बरसात। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो आपको पता है हमारे क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की
फसलें उगाए जाते हैं। फिर भी हमने फसल को इतनी विविधता यानी इतने पार्टों में वर्गीकृत कर दिया है, फिर भी हमने इसे इन फसलों को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक तो हमारी फसल होती है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। जो खरीफ की फसल होती है ये वर्षा के मौसम में होती है, वर्षा ऋतु में, क्योंकि इन फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और इसका टाइम क्या होता है, जून से लेकर सितंबर। ये आपको याद रखना है कि खरीफ की फसल कब होती है, वर्षा ऋतु में, और इसका टाइम क्या होता है, जून से सितंबर। और इसके उदाहरण क्या है, धान यानी चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ के फसल। रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु यानी सर्दियों में होती है। इसका टाइम क्या होता है, अक्टूबर से मार्च। अब इनके क्या एग्जाम्पल है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है कि जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में होता है, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और इसका टाइम क्या होता है, जून से सितंबर। और रबी की फसल कब होती है, ये शीत ऋतु में होती है और अक्टूबर से मार्च के टाइम पर होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। अब इन रबी और खरीफ की फसलों के अलावा जो दाल और सब्जी की फसलें हैं वो हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग स्थान पर उन्हें गर्मियों पर उगाया जाता है, यानी ग्रीष्म में उगाया जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालों और सब्जियों को ग्रीष्म में उगाया जाता है, ग्रीष्म यानी गर्मियों में इसे उगाया जाता है। यहाँ पर दे रखा है फसल पद्धति। तो आपको पता होगा फसल उगाने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। अब उन क्रियाकलाप को हम क्या है, एक के बाद एक करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बीज बो दिया फिर ऐसे ही पानी कभी भी डाल दिया और वो अपने आप उग जाएगा, नहीं। हम उसे एक प्रोसेस के थ्रू उसमें हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और फिर वो फसल उगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धति। अब ये प्रोसेस यानी ये कृषि पद्धति कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये दे रखे हैं आपके कृषि पद्धति, यानी ये प्रोसेस है जो हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम बुआई करते हैं, फिर उसमें हम खाद और उर्वरक डालते हैं जिससे उन्हें पोषक तत्व मिल सके, फिर उसमें हम सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, जो खराब घास उग जाती है उसको हम काटते हैं, फिर उसके बाद हम फसल की कटाई करते हैं, फिर उसके बाद उस स्टोर करते हैं कहीं साफ़ सुथरी जगह पे भंडार करते हैं। तो ये आपके 7 प्रोसेस जो हैं इसके, ये आपको याद रखना है कि मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अब यहाँ पर उन 7 प्रोसेस में से हमें क्या दे रखा है पद्धति में, सबसे पहला मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार में क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करने से पहले हम उसमें मिट्टी में आपने देखा होगा ना, सबसे पहले उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, उलट पलट करते हैं, उसमें हम पोल बनाते हैं। पोल बनाने से क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो ज़मीन की ज़्यादा से ज़्यादा गहराइयों में जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गहराइयों में जाएगी। इससे क्या होगा, फिर जब पोल होगी वो नरम बन जाएगी, यानी मिट्टी नरम बन जाएगी, तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। तो उससे क्या है, उन छेद के थ्रू ये जड़ें गहराई में जाएंगी और इन्हें सांस लेने में आसानी होगी, सांस भी आसानी से ले सकेंगे और इन्हें पोषक तत्व भी, इन्हें जो गहराई में मिट्टी में की सतह अंदर में पोषक तत्व है वो भी इन्हें प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम पोल नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व ऊपर ही होते हैं, जो नीचे के पोषक तत्व हैं वो तो यूज़ ही नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, पोल करते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, यानी नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आते हैं और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले आते हैं। इससे क्या होता है, जो नीचे के पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाते हैं और ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है, और ये जो जड़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा गहराइयों में जाती है और इन्हें ऑक्सीजन मिलने में यानी श्वसन मिलने में आसानी होती है। और जब हम ये पोल करते हैं यानी इसमें जब मिट्टी को हम उलट पुलट करते हैं तो इससे क्या होता है, केंचुए और जो कुछ सूक्ष्म जीव है उसकी वृद्धि होती है। अब केंचुआ क्या करता है, केंचुआ आपको पता होना चाहिए, केंचुआ को फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है, यानी किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये क्या करता है, मिट्टी को ये उलट पलटने में यानी उसमें पोल बनाने यानी छोटे छोटे छेद बनाने में सहायक होते हैं। छेद बना देते हैं, उनसे क्या है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलता है और ये क्या है, ह्यूम्स भी ये देते हैं, यानी खाद भी प्रदान करते हैं। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो मिट्टी है उसमें खनिज, जल और कुछ वायु और कुछ सजीव पाए जाते हैं। अब ये सजीव क्या होता है, अगर ये आपको पता है, जब सड़े गले पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और जीव जंतु जब मिट्टी में धंस जाते हैं तो उससे क्या होता है, उसके द्वारा भी एक जैविक प्रक्रम द्वारा उससे भी खाद, यानी जब वो सड़ गल जाता है उससे भी क्या होता है, हम मृत जीवों से भी हम खाद प्राप्त करते हैं और उस खाद में क्या होता है, पोषक तत्व हमें मिलते हैं जो हमारे लिए सहायक होता है। ये हमारे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है
कि जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर अगर हम फसल उगाएंगे और हमने उसमें मिट्टी तैयार करना है, यानी उसे हमें उल्टा पुल्टा नहीं करा, तो सिर्फ ऊपर वाली जो एक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी का यूज़ होगा। जो उसकी नीचे गहराई में, उसकी ज़्यादा गहराई में जो पोषक तत्व है उसका तो यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या, उसे हमें उलटना पुलटना पड़ता है और हमें उसमें पोल करना पड़ता है, जिससे हमें क्या है, जो नीचे के पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाए, ऊपर के पोषक तत्व नीचे आ जाए। इससे क्या होता है, फसल उगाने में आसानी होती है। और जब हमें फसल उगाना है तो उसमें हमें पोल करना बहुत ही आवश्यक काम होता है। यहाँ पर आपको जुताई की डेफिनेशन दे रखी है, जो हमने अभी पढ़ा है ना, कि जो मिट्टी को उलटना पलटना और उसमें पोल करना कि उसे ऑक्सीजन मिल सके और पोषक तत्व मिल सके, उसी को क्या कहते हैं, हम जुताई कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, मिट्टी को उलटने पलटने या पोल करने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। इसे हम कैसे करते हैं, हल द्वारा। आपने देखा भी होगा, भाई आपको नीचे इमेज में दिखाया जाएगा। और ये लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। और आपको एक बात और याद रखना है, अगर मिट्टी अगर ज़्यादा सूखी हो जाती है तो सूखी होने से, अगर उसे जुताई करने से पहले हम उसमें पानी डालते हैं, और अगर उसमें बहुत बड़े बड़े ढेले यानी पत्थर आ जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, पालट की सहायता से उसे हम तोड़ते हैं, उसे हम समतल कर देते हैं। बुआई और सिंचाई से पहले हमें खेत को समतल करना आवश्यक होता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो आपको याद रखना, कभी कभी क्या है कि बीज को क्या है, पहले ही डाल दिया जाता है मिट्टी तैयार करने से पहले ही। उससे क्या होगा, जो अगर हम उसमें ऊपर बीज डालेंगे तो अब मिट्टी को उल्टेंगे पलटेंगे तो ये क्या होगा, पलट के नीचे गहराइयों में चली जाएंगी ये सारी मिट्टियाँ और बीज। इससे फसल हमारी अच्छी उगेगी। यहाँ पर हमें कृषि के औजार दे रखे हैं, यानी जब हम फसल उगाते हैं उसका जो पहला प्रोसेस है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए हम किन किन औजारों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर, इन सब का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये देखिए हल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसे हम क्या करते हैं, ये जो बैल है इनके कंधे पे पहले एक लकड़ी लगाते हैं और इस हल को यहाँ पर हम बांध देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इसकी गहराई में जाता है और मिट्टी को यूँ खो देता हुआ चला जाता है उसकी गहराई में। नीचे की मिट्टी ऊपर ले आता है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। ऊपर नीचे हम करते रहते हैं। ये देखिए, जो इसका ऊपरी हिस्सा है इसे हम जोत कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है उसे हम फल कहते हैं। यहाँ पर देखिए औजारों के कुछ और एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो हल है इसे तो हम बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं। अब फिर क्या, जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, ये जो औजार है इनका भी विकास हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हल शेफ्ट दे रखा है, एक यहाँ पे कुदाली दे रखा है। ये आपको याद रखना है, ये इसमें ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि कृषि औजार में यानी मिट्टी तैयार करने में क्या क्या यूज़ होता है। हल शेफ्ट, कुदाली और एक ये कल्टीवेटर। ये आप देख रहे हैं ट्रैक्टर। यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है, एक नुकीली सी चीज़ होती है, वो ज़मीन में अंदर जाती है। वो क्या करती है, जल्दी जल्दी उसे है ना मिट्टी को ऊपर ले आती है। तो इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और काम अच्छे से हो जाता है। और ये रहा कुदाली, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कुदाली है। अब हम इसके सेकंड स्टेप पे आ गए। मिट्टी तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे। अब बुआई करने के लिए हम बुआई में क्या करते हैं, हम बीज को बोते हैं। अब बीज को बोने के लिए हमें क्या है, हमें स्वस्थ और साफ अच्छी गुणवत्ता वाले हमें बीज का चयन करना पड़ता है, जिससे क्या हो, जो हमारी फसल हो वो अधिक उपजाऊ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, जो हमें अगर हम बीजों का चयन करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सड़े हुए बीज होते हैं वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और जो अच्छे किस्म के बीज होते हैं वो पानी की गहराई में चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक इसे अच्छी विधि माना गया है। पानी के थ्रू हम क्या करते हैं, बीजों का चयन करते हैं। हमें तो पता ही है, जो अच्छी जो क्या है, क्षतिग्रस्त जो बीज है वो खोखली होती है। खोखली होने के बाद वो हल्की होती है, इस कारण वो पानी के ऊपर तैरती है। और जो स्वस्थ बीज होती है वो क्या होती है, वो पानी के नीचे चली जाती है। इसी तरह हम क्या करते हैं, बीजों का चयन करते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब हमें बीज बोना है तो उसके कुछ औजार होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे परंपरागत औजार। अब परंपरागत यानी पुराने ज़माने से जो चले आ रहा है। पुराने ज़माने से क्या करते हैं, ऐसे एक कीप लेते हैं और उस कीप के अंदर एक पाइप बना देते हैं। इस कीप के अंदर क्या डालते हैं, बीज डालते हैं और ये पाइप के थ्रू उनकी गहराई में चले जाता है। ये क्या है, परंपरागत औजार है। अब यहाँ पर अब मॉडर्न ज़माने में हम किस औजार का यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये क्या करता है, ये मिट्टी के अंदर गहराई करते जाता है और इनके ऊपर क्या होता है,
इनके गहराई में बीज चले जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो बीजों को बराबर गैप मिलता है, ये एक दूसरे के साथ नहीं होते, इनके बीच में बराबर समान मात्रा में क्या होती है, गैप पाया जाता है। और इससे क्या होता है, ये ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। अगर बीज ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, अगर वो ऊपर ही रह जाता है, उससे क्या होता है, उससे ये डर रहता है जो पक्षियाँ हैं उनके द्वारा उन बीज को खा लिया जाता है। तो सीड ड्रिल से इसे भी रोका जाता है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के अगर पास होते हैं तो बीज अच्छे से उग नहीं पाते हैं, वो फिर एक दूसरे से एक तरह से लड़ाई लड़ने लगते हैं और फिर वो बीज खराब हो जाते हैं। तो सीड ड्रिल से क्या होता है, एक तो हमें समान मात्रा में दूरी भी मिल जाती है, यानी बीजों को हम समान दूरी पर बोते हैं फिर, और उससे क्या होता है, वो गहराई में चली जाती है जिससे उसे पक्षी नहीं खा सकते। ये हम किसके द्वारा करते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा। यहाँ पर हम बीजों को यानी पौधों को घनेपन को रोकने के लिए, अगर पौधा एक ही जगह पर सारे बीज अगर हम डाल देंगे और वहीं पे घना होगा तो हर पौधे बीज को क्या है, उसमें हम सूर्य से जो आने वाली रोशनी वो भी नहीं मिल पाएगी और कुछ पोषक तत्व है वो भी इन्हें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस घनेपन को रोकने के लिए हम बीजों को एक सुनिश्चित मात्रा पर यानी समान दूरी पर इन सबको हम रखते हैं, जिससे क्या हो, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो भी मिल जाए और जो जितने भी पोषक तत्व है इन सबको अलग अलग मिल जाए। अभी हम पढ़ेंगे कि खाद एवं उर्वरक मिलाना, ये क्या है, तीसरा प्रोसेस है। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जब एक ही जगह पर हम क्या है, बार बार जब हम फसल उगाते हैं तो वहाँ की जो पोषक तत्व है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, हमें पर्याप्त मात्रा में हमारा फसल नहीं उगा पाएंगे। इसी के लिए हम क्या करते हैं, अगर उन्हें हमें बराबर मात्रा में अगर इन्हें हमें पोषक तत्व देना है तो हमें क्या करना है, खाद और उर्वरक का उपयोग करना है। जैसे एग्जांपल, अगर आप पूरे दिन क्या है, पूरे दिन आप काम करते रहो और अगर आपको कुछ खाना वाना ना दिया जाए तो आप क्या है, थक जाओगे और काम नहीं करोगे। इसी तरह का था, हम जब यहाँ पर खेत में जब हम लगातार फसल उगाते रहते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाता है, यानी एनर्जी उसकी कम हो जाती है। अगर इसे हम कुछ और अपनी तरफ से नहीं देंगे तो क्या होगा, इसमें खाद उर्वरक नहीं देंगे तो ये पोषक तत्व इसका कम हो जाता है, इससे फसल भी कम हो जाता है। फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए हम क्या करते हैं, खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, जो मिट्टी है वो फसल को क्या देती है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है और ये पौधों के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यकता होते हैं। खनिज जो हमने पढ़ा है ना, जो पेड़ पौधों की जड़ हैं उसमें उनसे हमें क्या मिलता है, खनिज और जल मिलता है। ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। कुछ क्षेत्र में किसान क्षेत्र में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ता। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो आपको पता है, जैसे अगर हम उसमें लगातार फसल उगाते रहेंगे उससे क्या होगा, हमारे पोषक तत्व कम हो जाएगा। अगर हम पूरे दिन काम करेंगे और हमें कुछ खाने पीने को ना मिले तो हमारी ऊर्जा क्या है, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूर्ति करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। इस प्रक्रम को खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको पता है, अगर हम लगातार एक ही जगह पर फसल उगाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके पोषक तत्व वहाँ पर कम हो जाएंगे। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में अगर फसल उगाना है तो हमें इसमें क्या है, खाद देना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम खाद देना कहते हैं। और अगर हम पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं देंगे, यानी अगर इसमें हम कमी करेंगे तो ये क्या होगा, फसल हमारी अच्छी नहीं उग पाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खाद को कैसे बनाते हैं। तो आपको याद रखना, खाद क्या होता है, एक प्राकृतिक सोर्स होता है, ठीक है ना, पोषक तत्व को देने का। एक कार्बन जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एक जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाल देते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया। तो आपको याद रखना है, किसान क्या करते हैं, एक गड्ढा करते हैं, उसके अंदर कुछ सड़ी गली जो पेड़ पौधों के जो सड़ी गली चीज़ है इसमें डाल देते हैं। और क्या होता है, कुछ जीव जंतु के भी क्या होता है, जैसे गोबर डाल दिया इसमें, और जीव जंतु के भी कुछ अपशिष्ट यानी सड़ी गली चीज़ों को इसमें डाल देते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें कीड़े सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। अब कुछ जो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, वर्मी कंपोस्ट द्वारा हम क्या होता है, खाद होता है। खाद केचुआ द्वारा खाद बनाया जाता है। किससे, सड़ी गली चीज़ों को, इसी द्वारा क्या होता है, खाद बनता है। तो आपको याद रखना, किसान क्या करता है, एक गड्ढा करता है, उस गड्ढे में कुछ सड़ी गली पेड़ पौधों की और जीव जंतु की सड़ी गली चीज़ों को डाल देते हैं, यानी कचड़े को डाल देते हैं। और क्या करता है, केचुआ क्या करता है, इसको खाद में कन्वर्ट करता है। इसी को क्या कहते हैं,
कंपोस्ट कहते हैं, ये हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। तो खाद ऐसे बनता है। अब हम यहाँ पर उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक क्या है? ये रासायनिक पदार्थ है, यानी केमिकल प्रोडक्ट है। और जो हमने खाद के बारे में पढ़ा है वो क्या है? वो प्राकृतिक है। और ये जो जो उर्वरक है, इसे हम इसका जो उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में करते हैं। इसके कुछ उदाहरण ये आपको याद रखना है। इसके कुछ उदाहरण क्या है? यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटाश, NPK। ये आपको याद रखना उर्वरक के बारे में। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है, ये फैक्ट्रियों में यूज़ होता है और इसके ये एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनिया। अब आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करने से गेहूँ, धान या मक्का में फसल तो उपज हो जाएगी, लेकिन जब इसका अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो जो हमारी फसल की जो उत्पादन क्षमता है, यानी मिट्टी की जो उर्वरकता है, उसमें कमी आते हैं। क्यों कमी आते हैं? क्योंकि उर्वरक में केमिकल यानी रासायन पदार्थ पाया जाता है और इससे क्या होता है? जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है? उपज में भी इसमें कमी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसकी जगह पर हमें एक तो ज़्यादा से ज़्यादा खाद का यूज़ करना चाहिए। खाद क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। और हमें क्या करना चाहिए? एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल उगाने के लिए हमें इसके बीच में कुछ समय देना चाहिए। ये नहीं लगातार आप इसमें फसल उगाते रहो। अगर आप लगातार काम करते रहोगे तो आप क्या हो जाए? थक जाओगे। और यहीं अगर आपको बीच में थोड़ा थोड़ा आराम मिलता रहे तो आप क्या है? अच्छे से काम कर सकोगे। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति होती है। तो हमें क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाद का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीका है, इसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके पोषक को प्राप्त करने के लिए अन्य तरीके क्या होते हैं? फसल चक्र। फसल चक्र में क्या होता है? एक फसल हमें क्या करना चाहिए? खेत में एक के बाद दूसरी फसल का एकांतर क्रम में उगाकर किया जाना चाहिए। जैसे पहले उत्तर भारत में क्या किया जाता था? फलीदार जो चार एक ऋतु में उगाते थे और दूसरे ऋतु में क्या? गेहूँ उगाते थे। इससे क्या होता है? आपको पता है जो फलीदार फसल होती है उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को लेकर उसका स्थिरीकरण करता है, फिर उसे इस लायक बनाता है कि उसे पेड़ पौधे डायरेक्ट ले सके। हमने पहले भी पढ़ा है, पेड़ पौधे और इंसान क्या है? नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो अब ये क्या होगा? जब यहाँ पर हम ये फलीदार फसल उगा लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन बड़ी अच्छी मात्रा में हमें मिल सकती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। पिछले कुछ कक्षाओं में आपने भी राइजोबियम 7th क्लास में पढ़ा है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं और ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? ऐसी फसलें उगानी चाहिए जैसे फलीदार फसलें कौन सी होते हैं? जिसमें जितनी भी दाल आती है ना, वो क्या होती है? फलीदार फसल होती है। अब हमें क्या करनी? ज़्यादा से ज़्यादा एक सीज़न में हमें दाल उगाना चाहिए, फिर अगले सीज़न में जब यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया पनप जाएगा तो फिर हमें अगले सीज़न में क्या करना चाहिए? हमें गेहूँ या अन्य फसल उगानी चाहिए, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है? इसको अच्छे से खाद देने में समर्थ रहेगा। अब यहाँ पर उर्वरक और खाद में अंतर दे रखा है, ये आपके पेपर में आ सकता है। अब उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होता है, इनके अंदर अंतर। उर्वरक जो होता है वो मानव निर्मित होता है और जो खाद होता है ये प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है। और कैसे? गोबर और पौधों के अवशेष यानी जो सड़ी गली चीज़ों है इनसे प्राप्त करा जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और खाद का खेतों में किया जाता है। ये हमने पहले पढ़ा था, गड्ढा बनाकर। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूम्स प्राप्त नहीं होते, यानी खाद प्राप्त नहीं होते। खाद से मिट्टी को ह्यूम्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब यहाँ पर खाद के लाभ दे रखे हैं। खाद के लाभ क्यों दे रखे हैं? हमने पहले पढ़ा है, जो खाद है केमिकल का यूज़ नहीं होता, ये जैविक खाद होता है और ये उर्वरक की अपेक्षा इसे अच्छा माना गया। इसको अच्छा क्यों माना गया? क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये जल को अवशोषित करता है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिससे गैस विलयन सरलता होते हैं। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी हमने पढ़ा था मित्र जीवाणु किसे कहते हैं? जिन्हें हम किसानों का मित्र कहते हैं, कछुआ। इससे क्या है? कछुआ की मात्रा बन जाती है। वो क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर पॉली करते हैं। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये इनके लाभ है। अब क्या आता है? सिंचाई।
अब सिंचाई के अंदर हम क्या करते हैं, अब बारी आई है पानी डालने की। अब हम क्या करेंगे, खेतों में पानी डालेंगे। जैसे आपको पता है हमें जीवित रहने की क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब पौधों की वृद्धि करनी है उसके लिए भी हमें पानी का बहुत आवश्यकता होती है। पानी का अवशोषण कैसे होता है, पेड़ों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। जिससे क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं तो पानी एक तो जड़ से पानी भी जाता है, उससे खाद और उर्वरक भी अवशोषित पेड़ों द्वारा किया जाता है। और पेड़ों में 90% तक क्या होता है, पानी होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता। अंकुरन यानी वो जो बीज हैं वो बढ़ेंगे जब उनके अंदर पानी होगा। वो अगर सिर्फ सूखे पड़े होते हैं तो वो अपने आप क्या होते हैं, बीज, वो बड़े नहीं हो पाते। तो आपको याद रखना है, फसल अगर आपको अच्छी उगानी है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी डालेंगे तो उससे क्या है, वो उन्हें जड़ से ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा। और क्या है, पानी के साथ साथ वो क्या ले जाता है, खनिज भी ले जाते हैं। यानी जो अलग अलग खाद और उर्वरक है वो किससे, पानी के थ्रू अलग अलग जड़ या तक ऊपर तक ले जाते हैं। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल के पोल एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो आपको याद रखना है, ये क्या करता है, गर्म हवा से भी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। सिंचाई अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो आपको पता है निश्चित अंतराल पर यानी टाइम टू टाइम क्या है, पानी डालना खेत में, वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो आपको याद रखना, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एक बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों, क्या ये मिट्टी पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने के कारण। तो आपको पता है कि गर्मियों में क्या है, सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है ज़मीन पर, तो इससे क्या होता है, जो ज़मीन का पानी है वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम वाष्पन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए हमें बराबर मात्रा में गर्मियों में क्या डालना होता है, पानी डालना होता है। अब यहाँ पर सिंचाई की स्रोत दे रखा है कि हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करके खेतों में पानी डाल सकते हैं। जैसे कुआं हो गया, जल कूप हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गई, बांध, नहर, यहाँ से हम पानी लेकर हम इनका यूज़ कर हम फसलों में पानी यानी सिंचाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंचाई के भी दो तरीके दे रखे हैं, एक पारंपरिक और एक आधुनिक। पारंपरिक में जैसे कैसे कैसे करते थे, मोट में करते थे, चैन पंप द्वारा करते थे, ढेकली, ये क्या है, ये इसके पारंपरिक यानी पुराने ज़माने में इस तरीके से क्या करते थे, सिंचाई करते थे। रहट द्वारा भी क्या करते थे, पारंपरिक, रहट भी क्या है, एक पारंपरिक तरीका है जिसके द्वारा सिंचाई करते थे। रहट हो गया, चैन पंप हो गया, ढेली, ये सब क्या है, पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई करने के। अब यहाँ पर सिंचाई के आधुनिक तरीके दे रखे हैं। जैसे एक क्या है, छिड़काव तंत्र, दूसरा क्या है, ड्रिप तंत्र। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, ये रहा छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र के अंदर क्या होता है, ये मोटर है, मोटर में क्या है, मोटर क्या करता है, कुएं से पानी निकालता है और इस यहीं से ये पाइप लगा दिया है, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है पाइप को, और फिर यहीं से पानी खुद ब खुद जाता है। ये क्या है, आधुनिक तरीका है, इसका नाम क्या है, छिड़काव तंत्र। और दूसरा क्या है, ड्रिप तंत्र। दूसरा क्या है, ड्रिप तंत्र। अब ड्रिप तंत्र में क्या करता है, यहाँ पर भी मोटर है, ये कुएं से पानी निकाल रहा है, पर यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक ही लाइन में जा रही है और ये पानी निकाले जा रही है एक ही साइड से। और ये पानी फिर क्या है, वो अलग अलग जगह पे लाइन बना देते हैं और वही पानी निकल के जाता है। अब हम पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। ये जो 5वां प्रोसेस है यानी कृषि पद्धति का ये 5वां प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, खरपतवार से सुरक्षा। अब ये खरपतवार क्या होता है, जब हम फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के टाइम पर जो अलग से घास उग आती है यानी अनावश्यक घास जो हमारे काम की नहीं है, उसी को हम क्या करते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब ये खरपतवार को हम इससे सुरक्षा क्यों करते हैं, सुरक्षा इसलिए करते हैं, ये जो घास उगाती है साइड में, ये क्या करती है, हमारे पोषक तत्व को चुरा लेती है, यानी सारे खनिज को यही ले लेती है, पानी को भी यही ले लेती है। तो हमारे फसल को जो पोषक तत्व चाहिए होता है वो उसकी मात्रा उसे कम मिलती है, इसी कारण हमारा फसल भी कम होता है। और इससे एक और हानि है, अगर हम काटेंगे नहीं तो ये कटाई के दौरान ये हमारे फसल में मिल जाएंगे, और फसल में मिलने से क्या होगा, इसे इंसान खाएंगे, और इससे इंसान जब खाएंगे तो इससे उन्हें हानि पहुंचेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ती है।
बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि कुछ खेत के फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग आए। खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, जो हमारे फसल के साथ अवांछनीय यानी जो अनावश्यक पौधे होते हैं जिनका हमारा काम नहीं होता, जो साइड साइड में आप देखते होगे वो निकल आते हैं उन्हें, और वो क्या करते हैं, हमारे जो पोषक तत्व हैं उन्हें चुरा लेते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, खरपतवार को हटाना उसे क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। तो आपको याद रखना है, जो ये अगर हम खरपतवार को नहीं काटेंगे तो ये हमारे क्या है, जल, पोषक तत्व, ये सब ये हमारे ले लेते हैं और ये जो हमारे फसल है उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं यानी रोकते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशु के लिए विषैली हो सकते हैं। तो आपको याद रखना, जो खरपतवार होता है वो हमारे लिए जहरीले भी हो सकता है। खरपतवार को काटने, उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायक मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उन्हें पुष्प एवं जीव बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी, आपको याद रखना है, ये जो खरपतवार को हटाने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, खुरपी और हैरो द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि खरपतवार को हटाने के लिए कुछ केमिकल का भी यूज़ यानी रसायन का यूज़ किया जाता है, उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। अब हम खुरपी और हैरो द्वारा भी क्या करते हैं, खरपतवार को काटते हैं। इससे क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है और व्यक्ति यानी इंसान भी इनमें ज़्यादा चाहिए। और खरपतवार नाशी क्या है, इससे हम क्या करते हैं, खेत में छिड़क देते हैं, उससे उनका कंट्रोल में आ जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,2,2D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। तो आपको याद रखना है, खरपतवार नाशी में एक तो आता है 2D और एक आता है 4D। इसको हम क्या करते हैं, खेत में हम छिड़काव करते हैं जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से छिड़का जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इस इंसान को, ये क्या कर रहा है, ये इसमें खरपतवार नाशी डाला। आपने अपने गली में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों को कि नालियों पर क्या करते हैं, वो ऐसी एक पेटी लेके आते हैं और उसमें से ऐसे ही होता है, केमिकल होता है और वो छिड़कते हैं जिससे इसका खरपतवार का रुकाव हो जाता है। तो आपको याद रखना, हमने भी अभी पढ़ा है कि जो खरपतवार का छिड़काव कब करते हैं, जब वो फसल उगने से पहले यानी जब वो बीज बनने से पहले। जैसे हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं तो गेहूं बनने से पहले हम क्या करेंगे, उसका हम छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसान इस पर छिड़काव करे तो अपना मुंह और नाक ढक ले, नहीं तो अगर केमिकल अगर उड़कर उनके शरीर में चला गया तो वो उनके लिए हानिकारक होगा। तो इसीलिए उन्हें अपना मुंह और नाक अच्छे से ढक लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कृषि पद्धति का छठा स्टेप आया, यानी इसमें हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। यानी हमने क्या करा, मिट्टी तैयार कर दिया, उसमें बुआई कर दी, खाद और उर्वरक डाल दिया, उसमें सिंचाई कर दी और खरपतवार से भी बचाव कर दिया। अब क्या है, हमारी फसल उग गई है और उसे सही सलामत, और अब उसे हम काटेंगे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल एक पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। तो आपको याद रखना है, फसल कटाई किसे कहते हैं, जब फसल पक जाता है पूरी तरीके से उसे हम कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उस धरातल के पास से काट लेते हैं। यानी आपको याद रखना है, जैसे ऐसे ये जड़ें जा रही हैं ये पौधों की, तो इसे क्या करते हैं, या तो जड़ से उखाड़ लेते हैं या फिर ये हमारी ज़मीन जा रही है ना, ये ज़मीन या इसकी ये धरातल, यहाँ से इसे काट लेते हैं। कि दो तरीके से काटते हैं, या तो इसे जड़ से उखाड़ लेंगे या फिर यहाँ ये धरातल से इसे काट लेंगे। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की
सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो कटाई कौन करता है, ये एक दराती, इसे आपने देखा भी होगा, ये इस टाइप में बना होता है। और एक मशीन का भी हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें क्या है, टाइम कम लगता है और जल्दी काम हो जाता है, उसका नाम क्या है, हार्वेस्टर। तो आपको याद रखना, कटाई दो तरीके से, दो चीज़ों से करते हैं, एक दराती से भी करते हैं और हार्वेस्टर से भी करते हैं। और आपको यहाँ पर याद रखना, थ्रेसिंग क्या होता है, जब हमारी जो फसल होती है उस फसल से जब हम भूसा अलग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यानी जो हमारे फसल के बीज और दाने होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं, भूसा जो अलग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ये कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है। आपको याद रखना, ये कॉम्बाइन मशीन है। ये क्या है, इसके द्वारा हम ये नहीं कि हम पहले फसल की कटाई करेंगे और फिर उसकी थ्रेसिंग यानी भूसे को अलग करेंगे अनाज से। यहाँ पर कॉम्बाइन द्वारा क्या होता है, वो कटाई भी कर देता है और उसकी थ्रेसिंग भी कर देता है। तो ये कॉम्बाइन का काम है कि वो हार्वेस्टर का भी काम करता है और थ्रेसिंग यानी उससे की कटाई भी करता है और उससे भूसा भी अलग करता है। आपको याद रखना है कि छोटे जो किसान होते हैं वो भूसा कैसे अलग करते हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी मशीन नहीं होती, तो वो भूसे को क्या करते हैं, फटक कर अलग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। ठीक है, जब भूसे को फटक कर, यानी आपने देखा होगा गोल गोल सा एक बर्तन टाइप का होता है, उसमें हम अनाज डालते हैं, उसे फटकते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, उससे हम भूसा अलग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। यहाँ पर विनोइंग फटकने वाली मशीन का भी एक उदाहरण दे रखा है कि इसे हाथों द्वारा नहीं, इसे एक मशीन भी आने लगी है अब, इसके द्वारा हम भूसा अलग करते हैं। भूसा एक तरफ चला जाता है और अनाज एक तरफ हो जाता है। अब हम कृषि पद्धति का सबसे लास्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, भंडारण। यानी हमने कटाई भी कर लिया फसल की, अब हम उसकी क्या करेंगे, भंडारण में क्या होता है कि फसल को हम ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर हमें नमी ना लगे या नमी ना हो, यानी वहाँ पर गीलापन ना हो, वहाँ पर कीड़े मकोड़े ना हो और चूहे ना हो। इन सब से हमें इसका बचाव करना है। अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो हमारी फसल क्या है, ख़राब हो जाएगी। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। तो आपको याद रखना है, हम इसका भंडारण अगर लंबे समय तक करना है तो उसमें नमी यानी हमें उसमें थोड़ा गीलापन से हमें उसे बचाना है। कीट, चूहा और सूक्ष्म जीवों से हमें उसकी सुरक्षा करनी है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने, जीवों द्वारा आक्रमण से उन्हें अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, जो आपकी नई नई फसल होती है जो खेत से आते ही, वो क्या होता है, उसमें थोड़ी नमी होती है, उसमें गीलापन होता है। अगर हम उसे अच्छे से सुखाएंगे नहीं तो उसमें क्या होगा, कीड़े मकोड़े उसमें आक्रमण कर लेंगे और वो फसल खराब हो जाएगी। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होना चाहिए जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। तो आपको याद रखना है, हमें धूप में उन्हें सुखाना चाहिए फसल को कटाई के बाद, कि उसकी नमी क्या हो, कम हो जाए। इससे उनकी कीट, पीकड़ों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरे में करते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंसान, आपने वो देखा होगा ना, ब्राउन कलर के जो बोरे होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी फसल का स्टोर करके रखते हैं, या धातु के बड़े पात्र में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में होता है जिससे उनको पीकड़ों जैसे कि चूहे एवं कीटों की सुरक्षा रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृह में अनाज को पीकड़ एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। तो आपको याद रखना है, घर में यानी हमारे घर के अंदर एक नीम का उपयोग किया जाता है, नीम की पत्तियों का उपयोग, जिससे अनाज खराब ना हो। इसे देखिए, यहाँ पर हम अपना अनाज जो है उसे फसल को हम स्टोर करते हैं, इसे हम साइलो कहते हैं। और यहाँ पर ये दे रखा है जूट की बोरियाँ, ये तो आपने देखा ही होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना अनाज स्टोर करके यानी इसमें भर देते हैं और फिर हम उसे स्टोर करते हैं यानी उसका भंडारण करते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा है कि पेड़ पौधों द्वारा उनका कृषि करके हम कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमने पहले ये पढ़ा था, जो हम भोजन दो तरीके से प्राप्त करते हैं, एक तो पेड़ पौधों से और एक जंतुओं से। तो हमने पेड़ पौधों से तो हमने पढ़ लिया कि कृषि के थ्रू हम कैसे उसे भोजन हम यानी फसल हम उगाते हैं। अब यहाँ पर हम जंतुओं को कैसे देखभाल करके उसका हम भोजन हम उगाते हैं, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे।
आपको याद रखना है हम जंतु द्वारा कैसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। जब हम जंतुओं का बहुत बड़ी मात्रा पर क्या करते हैं, उसका हम पालन पोषण करते हैं, यानी उसकी देखभाल करते हैं, और एक प्रोसेस के थ्रू जब उससे हमें भोजन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। जैसे हम वहाँ पर पौधों के क्या कर रहे थे, हम वहाँ पर कृषि कर रहे थे ना, उसकी देखभाल कर रहे थे, कुछ प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। ऐसे ही हम यहाँ पर जानवरों के साथ भी हम कुछ देखभाल करते हैं और फिर हम कुछ प्रोसेस के से गुजरते हैं, फिर हमें उन्हें क्या मिलता है, उनसे हमें भोजन मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। जैसे कृषि था वैसे यहाँ पर पशुपालन है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तट क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण बीजों का चयन, बुआई इत्यादि है। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशु को उचित भोजन एवं आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो हम जैसे फार्म होता है, जैसे हम मुर्गियों को या मुर्गियों को रखते हैं, जैसे बकरी हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम पालते हैं। जब बहुत बड़ी मात्रा पर जब हम इसे पालते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।